डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर, सोशल साइंस का टीचर। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ अध्याय 2, जो कि आपका मिड टर्म सिलेबस के हिसाब से आपका अर्थशास्त्र की पुस्तक का ये दूसरा चैप्टर है, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके कुछ की पॉइंट हैं, जो चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। संसाधन के रूप में लोग, इसको हम डिस्कस करेंगे। संसाधन के रूप में लोग, सबसे पहले एक मानव पूंजी। मानव को पूंजी समझिए इस तरीके से, मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव जो पूंजी है, क्या है वो? मानव जो पूंजी है कौशल यानी उसकी स्किल, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान यानी जो उसके अंदर नॉलेज है का स्टॉक है, वो क्या कहलाता है? मानव पूंजी कहलाता है। अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, भौतिक पूंजी यानी भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद है दूसरा पॉइंट, मानव पूंजी निर्माण। मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना क्या कहलाता है? मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। इसके बाद पॉइंट है 3, मानव संसाधन। यह अन्य संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि से श्रेष्ठ है। यह अन्य संसाधन जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है। ठीक है, जैसे जो संसाधन हैं जैसे कि भूमि है, पूंजी है, उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते जब तक मानव इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास क्या सब चीज़ें पड़ी हैं, पैसा है, भूमि है, लेकिन जब तक मानव उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसमें अपना श्रम नहीं लगाएगा, तब तक वे सब बेकार हैं। इसलिए मानव पूंजी सबसे श्रेष्ठ है। मानव शिक्षा का महत्व। शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा का महत्व, श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है शिक्षा से। ठीक है, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि और देश की समृद्धि में योगदान देती है। जब हम शिक्षित होंगे, स्किल हम प्राप्त कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, यानी श्रम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि और देश की समृद्धि में हम योगदान दे सकते हैं। जैसे आप पढ़ लिख जाओगे तो आपको एजुकेशन मिल जाएगी, तो एजुकेशन से आप क्या करोगे? आपके श्रम, जो काम करने की जो गुणवत्ता है, वो बढ़ जाएगी, और साथ ही क्या हो गया? उत्पादन, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि, देश की समृद्धि में योगदान दोगे। पॉइंट 4, जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है। देखो, जापान एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका ने जब इस पर नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु बम डाल दिया था, जिससे वहाँ पूरा तबाह हो गया था जापान, तो उसने सबसे ज़्यादा अपना काम किस पे किया था? मानव संसाधन पे किया था। और आज भी जापानी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और वह इसी दम पर आज क्या है? विश्व की एक विकसित अर्थव्यवस्था है। पॉइंट 6, अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र बताए हैं। ठीक है, अब हम इनका डिस्कस करते हैं। ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, सेक्टर, यानी 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से आप समझेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है?
प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं होती है, जिसमें कृषि, वन की, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया जो है प्राथमिक क्षेत्र की है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की है। तो उसमें कृषि, वन की, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। इसको इस तरीके से जमीन और प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया कहलाती है। द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण, उत्खनन और विनिर्माण की जो क्रिया कहलाती है, द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन एवं विनिर्माण की क्रिया कहलाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र से क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना। इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे कृषि में क्या हुआ, गन्ना पैदा किया, कृषि में क्या किया, गन्ने को पैदा किया, और वो गन्ना कहाँ गया, मिल में गया। मिल में जाने के बाद मिल ने उसका रस निकालकर उसकी चीनी में उसका रूप परिवर्तित कर दिया। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु थी, उसका रूप परिवर्तित कर दिया और उसको चीनी बना दिया। तो ये क्या हो गया, उसका विनिर्माण कर दिया, ठीक है, तो रूप परिवर्तित कर दिया। तो इसी तरीके गन्ने से चीनी बनना और कपास से सूत बनना। कपास खेत, जमीन में कपास, खेतों में कपास होगी और उससे सूत बनी और उससे फिर कपड़ा का निर्माण हो गया, धागा तैयार हो गया, ठीक है। तृतीय क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कारखाने, फैक्ट्री द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर आपका स्वयं उत्पादन नहीं करता, जो तृतीय क्षेत्र से सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये उत्पादन नहीं करता, ये उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। और क्या होता है इसमें, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का विकास, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का क्या करता है, विकास करता है। इसके अंदर क्या आता है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब चीज़ आती है। और अब तो कॉल सेंटर भी इसी के अंदर आता है। ये तृतीय क्षेत्र का बहुत स्पष्ट उदाहरण है, कॉल सेंटर, जहाँ हम सेवा दें, जिसके अंदर शिक्षक, वकील, डॉक्टर, हम कोई चीज़ बनाते थोड़ी हैं, हमारा काम क्या है, अपनी सेवा देना। तो इससे हम क्या करते हैं, उत्पादन में बढ़ाते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था के ये तीनों क्षेत्र आपको समझ में आ गया, तीनों सेक्टर। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डॉक्टर बताइए किस क्षेत्र के, किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंदर आता है। तो तृतीय क्षेत्र में। ये बता दें कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है, तो सेकंड सेक्टर में यानी द्वितीय क्षेत्र में। और मत्स्य पालन किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। इस तरीके से आपको इसको बताना है। इसी चैप्टर का पॉइंट 7, वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, यानी राष्ट्रीय आय को बढ़ाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो बाजार क्रियाएं और एक गैर बाजार क्रियाएं, ठीक है। अब बाजार क्रियाएं कैसे कहती हैं, बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए परिश्रम, ध्यान से सुनेंगे, बाजार क्रियाएं वेतन लाभ के उद्देश्य से की गई क्रिया के लिए परिश्रम का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। समझ में आ गया, यानी ऐसा को काम जिससे कि क्रिया जिससे कि लाभ के उद्देश्य से कोई काम किया जाए और परिश्रम का भुगतान, इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं क्या हैं, गैर बाजार क्रियाएं स्व उपभोग यानी खुद के इस्तेमाल के लिए उत्पादन, इसमें प्राथमिक उत्पाद का उपभोग, अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आदि है। उदाहरण के लिए बागवानी। तो स्व उपभोग के लिए जो हम करते हैं वो गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद पॉइंट 9, जनसंख्या की गुणवत्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक क्या है, साक्षरता दर क्या है और व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, ये जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करती है। सपोज करो हमारे भारत देश है, इसके अंदर अगर जैसे एक राज्य है केरल, वहाँ सभी लोग साक्षर हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी, वो जनसंख्या, वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण है। साथ ही व्यक्ति का स्वास्थ्य
हम सब कुछ ठीक है लेकिन हम बीमार रहते तो हम कैसे अर्थव्यवस्था में सहयोग दे सकते हैं, या फिर हम अनपढ़ हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं। इसलिए सभी को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है। पॉइंट 10, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी सबको शिक्षा प्राप्त हो, यह कहलाता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कहलाता है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये, कि सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर, यानी प्राथमिक स्तर की सबको शिक्षा मिले, ये सर्व शिक्षा अभियान है। फिर 11वां पॉइंट है मृत्यु दर। अभिप्राय एक ऐसी अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, यानी जैसे इसको इस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे 1000 लोगों में अगर 10 लोग मर गए तो ये क्या कहलाता है, मृत्यु दर। ठीक है। जन्म दर, अगला पॉइंट है, ये इस तरीके से आता है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। ठीक है। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, यानी जैसे 1000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें जन्म लिया कितने, 20 बच्चों ने जन्म ले लिया, तो ये इस तरीके से जन्म दर और मृत्यु दर को देखेंगे। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। अभिप्राय प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है, यानी जैसे 1000 में 100 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 पुरुषों के पीछे क्या करा, 1000 की संख्या के पीछे इतने बच्चों ने जन्म लिया, जैसे 100 ने, और उसमें 1 साल के अंदर अंदर 20 या 30 बच्चे मर गए, तो ये कहलाती है शिशु मृत्यु दर। ठीक है। इसके बाद है चौथा पॉइंट बेरोजगारी, जो आज बहुत बड़ी समस्या है। ये बेरोजगारी कहते हैं जिसको काम ना मिलता है, जिसको रोजगार ना मिले, जिससे कि वो अर्निंग ना कर सके। बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, यानी वो चाहते तो हैं हमें काम मिले लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो ये क्या कहलाती है, बेरोजगारी। आगे चलते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार हैं, एक मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जब लोग वर्ष में कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसी बेरोजगारी कहाँ होती है, ज़्यादातर आपकी गांव में मिलती है, जब खेती से संबंधित लोग कुछ महीने के लिए उन्हें काम नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें या तो कटाई के समय फसल की या बुआई के समय उन्हें काम पे रखा जाता है, तो ये कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे गन्ने की जूस की मशीन लगाई किसी ने गर्मियों के अंदर और वो जूस बेचने लगा, जैसे ही सर्दी आई तो उसकी मशीन, जूस तो कोई पिएगा नहीं तो वो बंद कर देता है, तो ये कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। इसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं, 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यानी जरूरत तो वहाँ 4 व्यक्ति है लेकिन उन 8 व्यक्तियों से वो काम करवाया जा रहा है। ठीक है, 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है डिग्रीधारी। शहरी बेरोजगारी क्या है, डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं, यानी पढ़े लिखा जो वर्ग है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, शहरी बेरोजगारी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शहरी बेरोजगारी। अब पॉइंट आते हैं हम 16 की तरफ। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य, सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। ठीक है, इनकी सेवा को क्या बनाना है, बेहतर बनाना है। एक बार दोबारा से समझेंगे।
राष्ट्रीय नीति जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए, यानी जो अल्प सुविधा यानी जो गरीब तबका है उस पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा, ठीक है, यानी उनके स्वास्थ्य पर, उनकी हेल्थ पर काम किया जाए, परिवार कल्याण पर, उनके परिवार के कल्याण पर काम किया जाए, और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना क्या कहलाता है, राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, इनको आप देखें। ठीक है, ये मेरी वीडियो देखें पूरी, और इससे आपको आपके 9th के जो मिड टर्म के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।